everyone, welcome to our daily current affair program, exclusive initiative by Nirnay IAS. In today's daily current affair program, our first article is from Polity, New Lady Justice Statue हाल ही में अनवील हुआ है, राइट है, और इसके अंदर हमने कुछ चेंजेस किए हैं। तो उन चेंजेस के द्वारा हम क्या सिग्निफाई करने की कोशिश कर रहे हैं उसको बेसिकली यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सेकेंड और थर्ड आर्टिकल हमारा एनवायरमेंट के साथ आप लिंक कर सकते हो। इसमें बेसिकली दो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स और दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हम समझेंगे। पहला है क्लाइमेट फाइनेंसिंग और दूसरा है जस्ट ट्रांजिशन। देन हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो इंटरनेशनल रिलेशन से है, जहाँ पे मालाबार और आपका जो एक तरीके से काकाजू एक्सरसाइज है वो किन कंट्रीज के बीच में हो रहा है इसको हम समझेंगे और इन एक्सरसाइजेस का ऑब्जेक्टिव क्या है। एंड लास्ट आर्टिकल हमारा प्लेसेस इन न्यूज होगा, जहां पर हम जो है अजोर आइलैंड जो है उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। आइए अपने पहले आर्टिकल के साथ यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो ये लेडी जस्टिस है, राइट है, इनका जो हमने एक पूरा का पूरा स्टैचू न्यू एक रिलीज किया है, राइट है, और उसके अंदर काफी सारे चेंजेस किए हैं, उनको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। बट उससे भी पहले ये जो लेडी जस्टिस थी, राइट, इनको लेकर कहाँ से ओरिजिन हमें देखने के लिए मिलता है इसको समझना भी बहुत जरूरी है। तो देखो रोमन जो मिथक थे, राइट, उनमें एक न्याय की देवी जो है आपको देखने को मिलती है, लेडी जस्टिशिया, राइट। और ये जो लेडी है ये ब्रिटिश शासनकाल के दौरान इंडिया में बेसिकली आ गई थी। और दरअसल ये सिंबल ऐसा था कि इनके एक हाथ पे जो है तराजू थी, दूसरे हाथ पे जो है बेसिकली तलवार थी और आंखों पर ब्लाइंड फोल्ड था, राइट। ये तीनों ही चीजें ये सिग्निफाई करती थी। ब्लाइंड फोल्ड ये बताता था कि चाहे कोई अमीर हो या गरीब हो, जो कानून है, लॉ है, वो सबको इक्वल जो है बेसिकली दृष्टि से देखेगा, राइट है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे हम। जो बैलेंस करने के लिए तराजू था वो ये बताता था कि भाई दोनों पक्षों को हम इक्वल जो है एक अपॉर्चुनिटी देंगे अपनी अपनी बातों को रखने की, एंड तब एक फेयर यहाँ पे जस्टिस हो पाएगा। एंड तलवार बेसिकली ये रिप्रेजेंट करती थी कि जो लॉ है, राइट, वो गलत चीजों को पनिश भी कर सकता है और यहाँ पर जो अपने बेसिकली सिटीजन्स हैं उनको प्रोटेक्ट भी कर सकता है। तो ये इसमें पहले से था। बट फिर क्या हुआ कि हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उन्होंने अनवील किया एक न्यू जस्टिस लेडी का स्टेच्यू और इसमें कुछ चेंजेस किए। पहला चेंजेस, हमने जो ब्लाइंड फोल्ड है उसको यहाँ पे हटा दिया। तो हमने कहा नहीं, जो लॉ है वो बेसिकली सबको देखेगा। और इंडियन कंटेक्स्ट में वेरी इंपॉर्टेंट कि जो हमारे वल्नरेबल सेक्शंस हैं, वुमेन्स है, चिल्ड्रंस है, या फिर माइनॉरिटीज है, या फिर आपके जो है सोशल एक तरीके से शेड्यूल्ड कास्ट या फिर शेड्यूल्ड ट्राइब वाले जो एक सोशल स्टाटा के वो लोग हैं जो मोर वल्नरेबल है, तो उनको कानून शायद देखेगा और भी ज्यादा बेटर तरीके से कि किसी के साथ कोई भेदभाव तो नहीं हो रहा है, राइट। यहाँ पर हर चीज को जो है ध्यान से देखा सुना और समझा जाएगा। तो एक जो हम बात कहते थे उस ब्लाइंड फोल्ड की वजह से कानून अंधा है, वो यहाँ पे हटा दिया गया है। दिन तलवार की जगह हमने जो स्टैचू है उनको कॉन्स्टिट्यूशन दिया है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिकली एक तरीके से हाई वैल्यूज को दिखाता है और ये दिखाता है कि पूरी ही कंट्री जो है इस कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा प्रोटेक्टेड है। कहीं ना कहीं पे हमारे जो सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं, ये उनकी भी एक इम्पोर्टेंस को यहाँ पे दिखाता है कि आपको जो फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं, आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, राइट है, वो उनको प्रोटेक्ट करने का भी प्रॉमिस आपसे करता है। एंड देन जो बेसिकली एक बैलेंस करने के लिए आपके पास स्केल था वो एज इट इज रखा गया है, क्योंकि एक बैलेंस जरूरी है, दोनों ही पक्षों को सुनना यहाँ पे जरूरी है। एंड जो फोर्थ चेंज किया गया है वो बेसिकली इंडिया का जो एक कॉलोनियल बेसिकली एक हिस्ट्री रहा है उससे दूर जाने के लिए किया गया है, क्योंकि नौ स्टैचू को एक साड़ी पहना दी गई है, राइट। और ये साड़ी मोर इंडियन जो कल्चर है उसकी तरफ सिग्निफिकेंस एक अपना दिखाती है। तो ये कुछ चेंजेस हैं, इनको आप यहाँ पे देख लीजिएगा। एंड दिस इज द न्यू स्टैचू, आप यहाँ पे देख भी सकते हो। लेकिन देखो, जब हम कुछ चेंजेस कर रहे हैं, राइट, एक कॉलोनियल हिस्ट्री से आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, तो कुछ क्वेश्चन रेज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि जो हमारा जस्टिस सिस्टम है उसके अंदर हमें रिफॉर्म करने की जरूरत है। तो अगेन आपको उसी से रिलेटेड यहाँ पे डाटा देखने के लिए मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल पहला, आज भी हमारे यहाँ जो जजेस का हम अपॉइंटमेंट करते हैं वो कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू करते हैं और हमारा इसमें चेंजेस के काम पेंडिंग पड़े हुए हैं।
तो ये कब हम रिफॉर्म करेंगे? दूसरा, अगर हम अपने हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स की बात करें तो अपनी 60 to 70% कैपेसिटी में ही काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है बेसिकली, एक तरीके से जजेस को या तो हमने अपॉइंट नहीं किया है, राइट, या फिर कुछ फाइलें पेंडिंग पड़ी हुई है, बट इसकी वजह से बहुत सारे केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल जो लोअर कोर्ट्स है, राइट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है, उनमें लगभग 4 करोड़ से भी ज्यादा जो आपके केसेस है वो पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो ये कुछ ऐसे रिफॉर्म्स है जिनको हमें यहाँ पर बेसिकली बहुत जल्दी ही एक तरीके से टेक केयर करना चाहिए। कोर्ट के अंदर वैकेंसीज बहुत ज्यादा है, राइट है, और इसके अलावा अगर आप देखोगे तो ये वाला जो एक सिस्टम है कि जजेस ही जजेस को अपॉइंट कर रहे हैं, ये बहुत ही रेयर केस में देखने को आपको कहीं मिलेगा। तो यहाँ पर एक फेयर अपॉइंटमेंट के प्रोसीजर को लेकर बहुत क्विकली सुप्रीम कोर्ट साथ में गवर्नमेंट को साथ आके काम करने की जरूरत है। सो यस, अगर आपका लेडी स्टैचू न्यूज में है, राइट है, तो आपके लिए जुडिशियल रिफॉर्म्स जो हैं वो भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, प्लीज इनको देख लीजिएगा। मूव ऑन करते हैं अपने बेसिकली नेक्स्ट वाले आर्टिकल की तरफ। ओके, यस, सो द नेक्स्ट आर्टिकल इज ऑन क्लाइमेट फाइनेंस, राइट। द हिंदू के अंदर एक टेक्स्ट इन कंटेक्स्ट आया जिसमें ये बताया गया कि बेसिकली 11th to 22 जो नवंबर है उसमें बेसिकली UNFCCC का COP29 यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 29, इसका जो एक मीटिंग होने वाली है। UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज, राइट, यानी कि जलवायु परिवर्तन को लेकर संयुक्त राष्ट्र की एक संधि है ये। इसमें बेसिकली ये टारगेट किया जाता है कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है इसको बिल्कुल कम कैसे किया जाए, और इस क्लाइमेट चेंज के जो इम्पैक्ट्स ह्यूमैनिटी पे देखने को मिल रहे हैं उनको भी कम कैसे किया जाए। तो अब क्योंकि क्लाइमेट चेंज को लेकर बातचीत होगी तो सबसे इम्पोर्टेंट जो इश्यू यहाँ पे अराइज होता है वो ये है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है, राइट, वो उस बदलते हुए क्लाइमेट के साथ अपने आप को अडेप्ट कैसे करें, और दरअसल ये जो कंट्रीज है ये ग्रीन टेक्नोलॉजीज पर काम कैसे करें, क्योंकि दे डोंट हैव फंड, इनको पैसा चाहिए। तो ये से क्लाइमेट फाइनेंस का कॉन्सेप्ट निकल के आ जाता है कि देखिए जो बेसिकली कुछ कंट्रीज, राइट, क्लाइमेट चेंज को लेकर अडेप्ट करना चाहते हैं, मिटिगेट करना चाहते हैं, दे नीड मनी, और क्योंकि क्लाइमेट चेंज के लिए डेडिकेटेड ये मनी है तो इसको क्लाइमेट फाइनेंस यहाँ पे कहते हैं। हिस्टोरिकली अगर हम बात करें तो जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, राइट, उनकी मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी रही है ग्रीन हाउस एमिशन को लेकर, क्योंकि हिस्टोरिकली डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर तो बेसिकली उपनिवेशवाद था, बट यानी कि आपका कॉलोनिज्म था, बट जो डेवलप्ड कंट्रीज थे उनके यहाँ पे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ था। तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की वजह से उनके यहाँ पे डेवलपमेंट भी हुआ है और उन्होंने ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन भी किया है, तो दे हैव मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसीलिए यहाँ पे जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो ये कहते हैं कि दे आर सर्टेन पॉइंट्स जिसकी वजह से हम जो है मोर वल्नरेबल हैं क्लाइमेट चेंज को लेकर, और हमें यहाँ पर क्लाइमेट फाइनेंस की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल डेवलपिंग कंट्रीज ज्यादा रिस्क पे क्यों है? सबसे पहली बात तो ज्योग्राफिकल अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो आपके ट्रॉपिकल रीजन्स में देखने को मिलते हैं जहाँ पे टेम्परेचर ऑलरेडी हाई है, तो क्लाइमेट चेंज की वजह से अगर ग्लोबल वार्मिंग होगी तो यहाँ के टेम्परेचर और ज्यादा हाई हो रहा है। दूसरा, डेवलपिंग कंट्रीज जो है एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं आज भी, एंड क्लाइमेट चेंज का जो वर्स्ट इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है वो आपके एग्रीकल्चर सेक्टर पे देखने के लिए मिल रहा है। तीसरा, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन नहीं हुआ था तो आज के टाइम पे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना, इंडस्ट्रीज को क्रिएट करना, अपनी ह्यूमन डेवलपमेंट जो नेसेसिटीज हैं उनको पूरा करना ये मैंडेटरी है डेवलपिंग कंट्रीज के लिए। तो लिमिटेड फाइनेंस में या तो वो भुखमरी और गरीबी को दूर कर सकते हैं या तो वो ग्रीन टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो प्रायोरिटी तो हमेशा ह्यूमन डेवलपमेंट रहेगा, तो इसलिए ग्रीन टेक्नोलॉजीज के लिए उनको यहाँ पे फंड चाहिए, और ये कंट्री ज्यादा वल्नरेबल भी है क्लाइमेट चेंज को देखते हुए। तो इसीलिए यहाँ पे एक डिस्कशन जो है इसको लेकर हो रहा है। अब बात करते हैं कि क्या इंडिया को भी फाइनेंस चाहिए? डेफिनेटली चाहिए। हमारे कुछ टारगेट्स हैं, फॉर एग्जांपल हमने कहा है बाय 2030 तक वी विल जनरेट दरअसल 500 गीगावाट ऑफ एनर्जी फ्रॉम द रिन्यूएबल सोर्सेज ओनली, राइट। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर हमारे प्लान है। हमारा नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, उसके लिए हमें हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो यस, इंडिया नीड अ क्लाइमेट फाइनेंस। तो आने वाले टाइम पे जब भी ये COP29 का बेसिकली समिट हो
तो डेवलपिंग कंट्रीज की इन फाइनेंशियल नीड्स को लेकर मोर ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल टॉक्स करने की जरूरत है। करेक्ट है? तो दिस इज क्लाइमेट फाइनेंस, अपने आप में एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यू शुड नो अबाउट इट। Then another very important concept from the environment itself, just energy transition, and this is our third article. So एक article आया 1 trillion over 30 year the huge cost of pivoting away from the coal। देखिए आज के टाइम पे दुनिया में आपको एक एनर्जी ट्रांजिशन देखने के लिए मिल रहा है। व्हाट डज दैट मीन? आज के टाइम पे हमारी जो मोर डिपेंडेंसी है वो फॉसिल फ्यूल सोर्सेस पर है टू जनरेट एनर्जी, बट हम फॉसिल फ्यूल सोर्सेस से ग्रीन सोर्सेस की तरफ जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कोयला और पेट्रोल से हम जो है सोलर पावर और विंड पावर की तरफ जा रहे हैं, राइट है? तो हम क्या कर रहे हैं, अपनी एनर्जी नीड्स के लिए ट्रांजिशन कर रहे हैं फ्रॉम फॉसिल फ्यूल टू ग्रीन सोर्सेस, राइट है? अब ये जो ट्रांजिशन है दिस इज मैंडेटरी बिकॉज वी आर फेसिंग अ क्लाइमेट चेंज, राइट? बट ये जो आपका एनर्जी ट्रांजिशन है ये जस्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नाउ व्हाट इज जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन मीन? फॉर एग्जाम्पल अगर इंडिया 2030 तक, राइट, अपने 500 गीगावाट एनर्जी नीड्स को रिन्यूएबल एनर्जी से पूरा करता है, दैट मीन्स धीरे धीरे कोल पावर प्लांट्स बंद हो जाएंगे, राइट है? ओवर द टाइम हम कोल पर काम करना बंद कर देंगे बिकॉज ग्रीन हाउस एमिशन बहुत ज्यादा होता है, एयर पॉल्यूशन बहुत होता है, इट्स नॉट गुड फॉर एनवायरमेंट, राइट? तो इससे क्या होगा, एक ह्यूज कम्युनिटी जो अपने लाइवलीहुड के लिए इन कोल के माइनिंग्स पर, इन पावर प्लांट्स पर डिपेंड है, उनका क्या होगा, दैट वी शुड कंसीडर। तो जब आप एनर्जी ट्रांजिशन कर रहे हो तो उस पुराने वाले एनर्जी सेक्टर में जितने भी लोग इन्वॉल्व थे, जिनका लाइवलीहुड डिपेंड करता था, जो फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज हैं, उनके फ्यूचर को लेकर कुछ सोचते हुए काम करना, दैट इज जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन। सिर्फ ये तो नहीं ना कि कोल पावर प्लांट बंद करके आप सोलर पावर प्लांट खोल लोगे, नो, आपको दरअसल क्या करना पड़ेगा, जो कोल पावर प्लांट में लोग काम कर रहे हैं एज अ एम्प्लॉय, एज अ लेबर, उनको रीस्किल करना पड़ेगा, राइट? और उनको इस लायक बनाना पड़ेगा कि जो न्यू ग्रीन सेक्टर्स खुल रहे हैं वहां पे इनको जॉब्स मिल सके। और इस ट्रांजिशन पीरियड में गवर्नमेंट को सब्सिडीज एंड कुछ स्कीम्स के जरिए उनका जो है सोशल और इकोनॉमिक जो एक तरीके से स्टेटस है उसको मेंटेन करने के लिए हेल्प भी करनी पड़ेगी। दैट इज जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन, वेरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड। सो यहाँ पे ये बताया गया है कि बेसिकली एक स्टडी आई थी भाई आया फॉरेस्ट के द्वारा, उन्होंने कहा था कि आने वाले 30 ईयर्स में कोल से जो इंडिया ट्रांजिशन करेगा उसको यहाँ पर करीब 84 लाख करोड़ रुपीस जो है यहाँ पे जरूरत होंगे। यानी कि जब आप एक लो कार्बन इकोनॉमी की तरफ मूव ऑन कर रहे हो तो ये इक्विटेबल और इंक्लूसिव ट्रांजिशन होना चाहिए। सबसे पहली बात तो जो भी अफेक्ट होंगे उनको भी आपने कुछ ना कुछ सॉल्यूशन देना है, और दूसरा जो एक न्यू ग्रीन इकोनॉमी जनरेट होगी उस न्यू ग्रीन इकोनॉमी का जो एक शेयर है, राइट, उसके जो बेनिफिट्स हैं वो ओवर द सोसाइटी सबको मिलने चाहिए, राइट? तो इंडियन गवर्नमेंट को ग्रीन एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने पे काम करना पड़ेगा कि भाई जो ग्रीन सेक्टर्स हैं उसके अंदर जॉब्स जनरेट हो और लोगों को ग्रीन स्किल्स देने पड़ेंगे। इसका मतलब क्या, फॉर एग्जांपल एक सोलर पावर प्लांट गवर्नमेंट बना रही है तो वो एक ग्रीन जॉब जनरेट करेगा और लोगों को उसी तरह के स्किल्स दिए जा रहे हैं तो उनको हम ग्रीन स्किल्स यहाँ पे दे रहे हैं, राइट? तो दिस इज इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पे आप देखोगे तो आने वाले टाइम में आपको माइंस जो है क्लोज करनी पड़ेगी, उनको रिपर्पस करना पड़ेगा, कोल प्लांट्स यहाँ पर रिटायर हो जाएंगे, ग्रीन जॉब्स के लिए वर्कर को रीस्किल करना पड़ेगा, नई इंडस्ट्रीज बनेंगी तो इकोनॉमी का डाइवर्सिफिकेशन भी होगा, जो डिस्प्लेस्ड वर्कर्स होंगे उनको कम्युनिटी सपोर्ट भी देना होगा, बेसिकली ग्रीन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इन्वेस्टमेंट भी करना होगा, ठीक है? और इन सारी चीजों के लिए ही इंडिया को ये जो है इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी यहाँ पे चाहिए। एंड यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन होना, राइट? तो ये आप यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिएगा। इसके लिए हमें पब्लिक, प्राइवेट और डोमेस्टिक, इंटरनेशनल हर तरीके से फंड्स लेकर आने पड़ेंगे। इसी तरह के प्लान साउथ अफ्रीका, जर्मनी में भी देखने को मिल रहे हैं और इंडिया के अंदर कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को स्टडी किया गया था जहाँ पे कोल को लेकर ज्यादा काम होता है, तो वहां से भी पता चला है कि यस, मतलब पैसा तो चाहिए, राइट? तो यस, इसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। मूव ऑन करते हैं अपनी नेक्स्ट आर्टिकल पर। प्रीलिम्स के लिए इट इज इंपॉर्टेंट, तो जो क्वाड ग्रुप के कंट्रीज हैं वो बैक टू बैक कुछ जो एक्सरसाइजेज हैं उनमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं।
क्वाड की बात करें 4 कंट्रीज हैं आपका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए एंड इंडिया। तो सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट है मालाबार एक्सरसाइज। तो मालाबार एक्सरसाइज एक्चुअली 1992 से एक बायलैटरल एक्सरसाइज थी इंडिया और यूएसए के बीच में। बाद में इसमें जापान और बाद में इसमें ऑस्ट्रेलिया भी आकर मिल गए। और आज के टाइम पे जो मालाबार एक्सरसाइज है ये काफी इंपॉर्टेंट मानी जाती है और चीन इसको एज अ थ्रेट भी देखता है। एक दूसरा जो है बेसिकली आपको यहाँ पे आर्म्ड फोर्सेस का एक्सरसाइज देखने के लिए मिल जाएगा, आपका काकाजू एक्सरसाइज। रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी जो है उनके द्वारा इसको होस्ट किया जा रहा है। रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी को एक तरीके से आप कह सकते हैं स्ट्रेंथन करने का ऑब्जेक्टिव यहाँ पे रखा गया है। और आप कह सकते हैं इसमें 30 नेशंस इन्वॉल्व होंगे, 3000 पर्सनल्स इन्वॉल्व होने वाले हैं। 10 कंट्रीज के शिप्स और लगभग 5 नेशंस के एयरक्राफ्ट शिप्स में जो है पार्टिसिपेट करने वाले हैं, राइट। तो नेम आप थोड़ा सा यहाँ पे याद रख लीजिएगा। ओके, देन आपका अजोर आइलैंड, ये बेसिकली न्यूज में था। तो दरअसल अजोर आइलैंड ने अप्रूव कर दिया है कि नॉर्थ अटलांटिक में वो बेसिकली लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड मरीन एरिया बनाएंगे। सो दिस इज पुर्तगाल, राइट। ये आपका मेडिटेरियन सी है, दिस इज नॉर्थ अटलांटिक सी, और ये आपको यहाँ पे अजोर आइलैंड दिखाई दे रहा है। एक्चुअली ये जो अजोर आइलैंड है ये पुर्तगाल का एक ऑटोनोमस रीजन है, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। और दरअसल आप कह सकते हो कि यूनेस्को के द्वारा इसको ग्लोबल जियो पार्क की तरह भी रिकॉग्नाइज किया गया है, क्योंकि इनकी जो बेसिकली एक तरीके से जियोलॉजिकल हेरिटेज बड़ा ही यूनिक है। और मैक्रोनेशिया रीजन का भी ये पार्ट है और आपका नॉर्थ अटलांटिक ओशन में सिचुएटेड है। और ये एक लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड मरीन एरिया जो है यहाँ पर डेवलप करने का काम स्टार्ट कर चुके हैं। तो मैप इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड सम फैक्ट्स रिलेटेड टू द मैप। सो दिस इज इट, राइट। आई होप आपको सभी आर्टिकल्स समझ में आ गए होंगे। इफ यू स्टिल हैव अ डाउट प्लीज ड्रॉप योर कमेंट, आई विल आंसर यू। एंड ऑल्सो आप अगर अपने करंट अफेयर के प्रिपरेशन को लेकर यू वांट टू डिस्कस एनीथिंग तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, प्राची मैम टेक्स्ट बुक, राइट। सो थैंक यू सो मच, I'll see you soon.